नमस्कार, मैं हूं भरत और आपका फिर एक बार स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई दो हस्तियों का आपके सामने रूबरू होगा। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू साहब। सर, आपका स्वागत है। मैं इनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ कि आप राजस्थान के ख्यातनाम शिक्षाविद, पुरा विशेषज्ञ हैं। इतिहास, पुरातत्व, शिला कला, स्थापत्य, धर्म, शिक्षा, वास्तुशास्त्र एवं संस्कृत जैसे विषयों के अनुवाद, अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और लेखन में गहरी रुचि रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों के संपादन और उन्हें प्रकाशित करने के संबंध में दशकों से कार्य कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत श्री जुगनू जी को राजस्थान संस्कृति अकादमी जयपुर पंडित जगन्नाथ सम्राट राज्य स्तरीय सम्मान एवं कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। महाराणा प्रताप से जुड़े इतिहास पर भी विशेष कार्य इन्होंने किया है। पत्रकारिता जगत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। देश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आप कार्य कर चुके हैं। श्री जुगनू जी 4 के सदस्य भी रह चुके हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। दूसरी हस्ती से मैं मुलाकात कराना चाहूँगा। आप हैं डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी। पत्रकारिता में 40 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अभी भी इनका पत्रकारिता जगत में कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उदयपुर एक्सप्रेस, पंजाब केसरी, कई प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय चैनल और समाचार पत्रों में आप कार्य कर रहे हैं। पत्रकारिता जगत में पीएचडी करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, जिसमें विषय भारतीय पत्रकारों की कार्य दिशाओं पर इन्होंने पीएचडी की है। मनीषाना वेतन आयोग इम्प्लीमेशन स्टेट कमेटी के 5 साल के सदस्य भी रह चुके हैं। जन अभाव अभियोग समिति के सदस्य रहे हैं। IAWJF के स्टेट वाइड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के शिक्षक भी रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले उदयपुर में हो रहे स्मार्ट सिटी के काम को लेकर। कहा जाता है कि उदयपुर विरासत है, धरोहर है, महलों और झीलों का देश है, झीलों का प्रदेश है, झीलों का राज्य भी कहा जाता है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर झीलें देखने आते हैं, पुराने महल देखने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया 21वीं सदी की दौड़ में दौड़ते हुए हम पुरानी चीज़ों को भूलते हुए, पुरातत्व चीज़ों को भूलते हुए पाश्चात्यकरण की तरफ भागने लगे हैं। वहीं इतिहासकार, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए लोग, पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए लोगों का मन बड़ा खिन्न होता जा रहा है। धरोहर का पूरी तरह से निस्तनाबूद होना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को, जो धरोहर है, उन्हें बदलाव के रूप में, उन्हें नया करने के रूप में, स्मार्ट सिटी का स्मार्ट वर्ड यूज़ करने के साथ साथ धरोहर को बिल्कुल निस्तनाबूद करने लगे हैं, उसे ग्रहण के रूप में देखने लगे हैं। उदयपुर के रहने वाले या आसपास के रहने वाले या पूरे देश में रहने वाले लोग जब उदयपुर घूमने आते हैं तो बड़े ही दुखी मन से होकर कहते हैं, हम तो पुरानी चीज़ देखने आए थे। ये चीज़ें तो हमें बॉम्बे में भी देखने को मिलती है, बैंगलोर में भी देखने को मिलती है। हम इन चीज़ों को देखने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें, जो शिल्प है, उनको देखने के लिए वो यहाँ आते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। धरोहर से जुड़े हुए मेरे कुछ प्रश्न हैं सर आपसे कि वास्तविकता में लोग धरोहर किसे माने, धरोहर होता क्या है? आप अपने अनुभव और अपनी जानकारी से बताएं कि लोग धरोहर किसे कहें। क्योंकि मेरा जो जन्म वो 1978 का है और अभी मैं 40 वर्ष पे हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान था कि सूरजपोल, उदयापोल, हाथीपोल, जो पोल होते थे वहीं पे ही उदयपुर अंदर बसा हुआ था। अब उदयपुर काफ़ी लंबा हो गया, बाहर तक चला गया है। तो जब उसके अंदर उदयपुर हुआ करता था, ये पोले हुआ करती थी, कई पोले तो नज़र भी नहीं आ रही है, कई निस्तनाबूद होने लगी। उस पर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? भरत जी, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है और ये हमारा दायित्व भी है जी। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि जिसे अपने देश, जिसे अपनी पूरा संपदा, जिसे अपने दादा दादी पर, मैं तो ये भी कहता हूँ, या जिसे अपने कुल पर अभिमान नहीं हो, वो व्यक्ति कैसा है? बार बार हमारे यही सिखाई जाती है मर्यादा में कि हम लोग पुराने बुजुर्गों का सम्मान करें। बुजुर्ग मीन्स जो पुराने हैं या जो हमें मार्गदर्शन करते हैं या जो हमारे लिए आदर्श हैं, चाहे वो इमारत ही क्यों ना। मेवाड़ में तो कहावत है
माटी को वे तो भी माटी में। जी। तो हमारे यहाँ तो ये जहाँ एक कल्पना की गई है, मुझे एक चीज़ इसमें ये कहनी है, उदयपुर जैसा कोई शहर दुनिया में नहीं है। यदि ये घोषणा अभी चंद साल पहले होती है, 10 में हुई मेरे ख्याल से जी, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे इसकी एक पुरानी सनातन परंपरा, स्वाद वाली परंपरा, खान पान, यहाँ की संस्कृति में सफाई और स्वच्छता की परंपरा, वो ट्रेडिशन जो दिखाऊ नहीं है, वो ट्रेडिशन जो एक तरह से अपनाऊ है, यहाँ से लोग सिंबॉलिक, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उदयपुर वो शहर है और इसे उन लोगों ने बसाया है जो नगर बसाना जानते थे। जी। हम लोग कुछ साल पहले जब हमारा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड का सम्मान हुआ था, हमारे साथ कस्तूरी रंगन जी का भी सम्मान हुआ था, जो इसरो के बड़े वैज्ञानिक, उन दिनों अध्यक्ष भी रहे। आप देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि उदयपुर उस दौरान बसना शुरू हुआ जिस दौरान फतेहपुरी सीकरी की भी नींव रखी गई थी। आज फतेहपुरी सीकरी का हालात देख लीजिए आप, सब खंडहर हैं, लेकिन उदयपुर बुलंद है। ये लाइन उन्होंने कही थी, मेरे दिमाग में बैठी हुई लाइन है कि ये सच है। वो लोग कितने बड़े शिल्पकार रहे होंगे जो ये जानते थे कि इस चट्टान पर यदि हमने महल की नींव रख दी और इसके पीछे का पानी है तो ये अरब सागर में जाएगा, लेकिन जो उदयपुर में पानी आ गया वो गंगा में जाएगा। ये वो शहर है जो जलजले से रहित है। आज तक भूकंप क्यों नहीं आता हमारे? ये वो शहर है जहाँ पानी का अपना वितरण है, जहाँ पानी की अपनी निकासी है, जहाँ जनता का अपना वितरण है। मुझे ऐसा लगता है कई बार बहुत वैज्ञानिक ढंग से ये अक्षांश के समानांतर बसाया हुआ एक ऐसा शहर है जहाँ शिल्पकार लोग ये जानते थे कि यहाँ हमें हट्टें कैसी बसानी है, यहाँ हमें गलियाँ है ना, वीथिकाएँ, शहरियाँ कैसी बसानी है, सेठगिरी शहरी। अब तो आजकल तो हम लोग उसको मालदास स्ट्रीट कहने लग गए, लेकिन कैसे कुछ सिंगटवाड़िया की शहरी, कैसे टिम्बे बने, कैसे चित्तौड़ों का टिम्बा कैसा, एक एक चौहट्टा कैसा बना, हमारे सब भूल गए। हमारे पास ये स्मार्ट के नाम से, मैं विरोध नहीं कर रहा, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो उदयपुर का एक स्वरूप है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मैंने भी 8 देश देखे हैं, मैं जहाँ भी गया हूँ लोग मुझे पुरानी चीज़ दिखाने ले जाते हैं। कंबोडिया में जहाँ हम लोग एक लंबे समय तक लेक्चर देते रहे, कंबोडिया को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, वो जो अंगोर वाट का मंदिर है, इतना पुराना, उनके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ, केवल समुद्री वस्तुएं हैं उनके पास, समुद्री उत्पादन है उनके पास, मछलियाँ हैं, मगर है, ये सब, लेकिन दिखाने के नाम पर जो विरासत है, जो अंगोरवाट का मंदिर है, या जो सिमरिप के आसपास 624 मंदिर अभी तक फाइंड आउट कर। भारत तो मंदिरों का देश है, लेकिन हम लोग उदयपुर को लोगों ने आदर्श बनाया, उदयपुर ने जो वास्तु के नियम दिए हैं, आप देखिए भरत जी, ये सबसे बड़ी हमें आत्मगौरव भी होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वास्तु के ग्रंथ मेवाड़ ने दिए हैं, इस उदयपुर ने दिए हैं। इस उदयपुर ने पानी बचाने का कंसेप्ट दिया है, इसने पौरुष बचाने का कंसेप्ट दिया है, इसने जितनी चीजें बचनी चाहिए, जिनमें से एक नियम हमने 9th और 10th सेंचुरी में जगत के मंदिर पर खंबे पर लिखवा के दिया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी विरासत का जीर्णोद्धार करता है, प्रिजर्वेशन करता है, मरम्मत अनुरक्षण करता है ना, तो वो उस मूल को बचाने से भी, मूल को बनाने से ज्यादा 8 गुना ज्यादा इस धरोहर को बचाने से पुण्य प्राप्त करता है। ये नारा हमने उस समय दिया जब भारत के पास इस तरह का कोई नारा नहीं था। बाद में इसी श्लोक को लोगों ने कई सारी स्मृतियों में कोट किया। आपने जो सवाल किया वो ये है, मैं ये मानता हूँ हमारा पहला कर्तव्य इस उदयपुर के उस स्वरूप को बचा के रखा जाए जो हमें 1971 की यादगार फिल्म थी मनोज कुमार वाली, एक तारा बोले, जिसमें जो सूरज पोल दिखता है, क्या हम आज तक वो सूरज पोल बचा पाए? हम लोगों ने क्या हाथी पोल, जहाँ से हम लोगों का इधर उत्तर दिशा में जाने की तरफ निकास होता था शगुन के साथ, जहाँ जेम स्टोर अंदर जाता है मुहूर्त के साथ, क्या हम उसको बचा पाए? आप देखिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, उदयपुर पर लिखी हुई तो 100 किताबें हमारे पास है। विश्व में इतिहास की शुरुआत उदयपुर से होती है, टोट से। हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट होते हुए भी एक भी शिल्पकार वर्तमान में वो नहीं है हमारे पास
जिन लोगों ने उदयपुर को बसाया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, वो सब लोग जानते हैं इस उदयपुर की नज़ाकत, बसावट और नियम, लेकिन हमारे पास सब नहीं आते हैं, सब प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इस शहर को एक प्रयोगशाला होने के बजाय एक आदर्श नगर के रूप में कैसे देख सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। मुनि सर, मेरा एक प्रश्न आपसे बनता है कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि इतिहास के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसे नया स्वरूप देने के लिए पुराने स्वरूप को निखारने के प्रयास में उसे निस्तो नाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आप पत्रकारिता जगत से लंबे समय से 40 वर्ष से जुड़े हुए हैं और आप देखते हैं इसका किस तरह से संरक्षण होना चाहिए, क्या उदयपुर की जनता को किस तरह से इसका रख रखाव करना चाहिए, प्रशासन को क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताइए। देखिए, गवर्नमेंट की एक योजना थी कि जो शहरों के मूल स्वरूप है उनको बचा के रखा, जैसे पिंक सिटी है, चंडीगढ़ एक नया शहर है, दिल्ली का पुराना शहर है। तो ये एक उदयपुर की भी एक योजना थी कि उदयपुर के पुराने स्वरूप को बना के रखा जाए। मगर अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि जो सरकारें बार बार बदलती रही, नेता आते रहे, उनको ये चीज़ का ध्यान ही नहीं है, भान ही नहीं है कि उदयपुर का मूल स्वरूप क्या है। उदयपुर झीलों की नगरी रहा है। जब बसाया गया था तब इसका जो उद्गम हुआ था तो एक अलग सोच के साथ हुआ था। आज झीलों को ही बर्बाद कर दिया गया। आज झीलों की नींवों को खोदा जा रहा है जी। आप फतेह सागर के जो यहाँ से पानी निकलता है उसके साइड में देखिए, वहाँ खोद के एक पूरा का पूरा नीचे बेस खराब कर दिया गया। उस चट्टानों की जो ताकत थी उसको कमज़ोर कर दिया गया। इधर आप चले जाओ, पिछोला के अंदर सीवरेज लाइन डाल दी गई है, जिसका पानी रिवर्ट होकर बाहर निकल रहा है। जगदीश चौक का बैक साइड का एरिया देखिए, आप देखिए जो मूल स्वरूप है उदयपुर का वो तो खत्म ही हो चुका है। जरूरत इस बात की कि जैसा आपने एक पिक्चर का नाम लिया, मैं आपको बताता हूँ, गाइड देखिए आप, गाइड देखिए, उसमें पूरा उदयपुर है। गाइड है, गाइड में पूरा उदयपुर का एक एक चप्पा चप्पा दिखता है। आप गबन है, गबन है, हाँ गबन है, गाइड है। उससे पुरानी की पिक्चरें हैं, साथ भी कभी वो भी है। पिक्चरों ने उदयपुर को तहजीब और तरीज दी है, मगर हम लोगों ने यहाँ रहकर उसको नहीं संभाला। अभी आयड़ सभ्यता की हालत देखिए जाके क्या हो गई है। आयड़ के टीलों की हालत देखिए आप जाके, अभी खोदी थी आयड़ नदी, शायद आपने लिखा था, किसी ने लिखा था, वो नदी थी नीचे, आपने लिखा था सुभाष जी, है ना, वो नीचे 5-10 फुट पे वो पुरानी नदी दिख रही थी, उसके नीचे उसको संरक्षित नहीं किया गया, उस पर सड़कें बनी हुई है, फिर वापस पाट दिया गया उसको। क्या मजाक हो रहा है इस शहर के साथ। जितना बलात्कार मैं कहूँ पुरातत्व सभ्यता के साथ किया गया इस शहर में, शायद कहीं नहीं किया गया हो। आज आप शहर के चारों ओर परकोटे देख लीजिए, एक परकोटा सेफ है आपका। आप हाथीपोल के बाहर देखिए थाना बना हुआ है, सूरजपोल के बाहर देखिए थाना बना हुआ है, परकोटे सारे खत्म हो गए हैं। सूरजपोल का जो पूरा बाजार था यहाँ परकोटा होकर निकलता था, पहले नाला हुआ करता था, यहाँ पे शहर इसके अंदर हुआ करता था। पेडनेकर से मेरी बात हुई थी जब वो कलेक्टर थे, श्रीमान पेडनेकर यहाँ पे, उन्होंने एक सोच दी थी कि गोवा के अंदर इस तरह का टूरिज्म है कि वहाँ के जो पुराने लोग हैं उस तरह को यातायात को करते हैं। उदयपुर में तांगा स्टैंड होता था, सूरज पोल पे, दिल्ली गेट पे तांगा स्टैंड होता था, यहाँ से राणा प्रताप नगर तक जाते थे आप। उदयपुर के बाहर तांगे चलते थे, हाँ, तो वो तांगे आज बिल्कुल गायब हो गए। इस तरह से आप गुफा को देखिए, पुरानी मीटर गेज लाइन को देखिए, देवारी की गुफा 100 साल पुरानी है, खत्म हो गई। बीच में बात चली थी कि इसको संरक्षित किया जाएगा, गुफा को बचाया जाएगा, कहाँ बचाया गया, कोई इसका हुआ क्या आज तक। आप इधर जावल माइन साइड चले जाइए, सबसे पहले उत्खनन के यहाँ पे मिलता है, क्या उसको बचाया गया। तो उदयपुर और उदयपुर के आसपास में जो क्षेत्र हैं, उदयपुर के तालाब, क्या हालत है आज तालाबों की, कोई जानकार है उन तालाबों का। डूब क्षेत्र के नाम पे उदयपुर को बर्बाद कर रहे हैं। अरे डूब क्षेत्र कहाँ का है भाई, पुराने तालाब कहाँ पे थे भाई। आयड़ नदी को देखिए, नाली बन गया। आप आयड़ नदी, अब्दुल रहमान का फैसला उठा के देखिए, वो ये कहता है कि जो प्रवाह के क्षेत्र उनको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, मगर सब जगह आप सीवरेज डाल के आपने उसको बिल्कुल नाली बना दिया। आयड़ नदी की हालत देखिए, रोना आता है उसको देखकर। दोनों तरफ से कवर कर लिया उसको। आज आहड़ की सभ्यता की बात करते हैं, इतनी पुरानी संस्कृति इस नदी पर डेवलप हुई थी, आज की हालत है वो नाली बन गई है वो।
जब हम आयड नदी को नहीं बचा सकते, उसके अंदर जो सीवरेज लाइन डाली गई है और जिस उस लाइन को अंदर डालना चाहिए था, हमने उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। आप जाके देखिए, पिलर खड़े हुए नजर आते हैं आयड नदी के अंदर, तो प्रवाह कहाँ रह गया? तो उदयपुर का मूल स्वरूप जो था उस पर बात करना मुझे तो लगता है आज बेमानी है, क्योंकि किसी भी सरकार में ताकत नहीं है कि धन्ना सेठ होके आगे लड़ सके और उस मूल स्वरूप को कायम कर सके। वैसे तो पूरे उदयपुर के अंदर ऐसी कई पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी हुई, अचानक देखने को मिलेगी। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में भी हैं उदयपुर को लेकर, और उदयपुर की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बचाने को लेकर, लेकिन समय अभाव के कारण हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ विशेष सवाल जो हमारे पास कई बार दर्शकों के आते हैं या आम जनता जाते हुए पूछ लेती है कि आप पत्रकार हैं, तो हमारी एक ये पीड़ा है, वो ये होता है कि एक प्रश्न सर मेरे सामने जहन में बार बार आया है, और हर बार मुझसे ये लोगों ने पूछा भी है कि अचानक ये पुराना जो मंदिर है या पुराना कोई भवन है या कोई पुराने समय से राजा महाराजा के समय से जो चलन आ रहा है, ये भवन या इमारत कैसे गिर गई, जब पुरातत्व विभाग भी है, उसके रखरखाव करने वाले लोग भी है, कई हजारों की संख्या में स्टाफ उनके लिए काम करता है पूरे भारत देश में, तो फिर ऐसी अनहोनी क्यों हो जाती है? जिसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। महासत्या के अंदर एक मंदिर है, वो अचानक गिर गया, कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पूरा का पूरा मंदिर गिर गया। फिर उसके बाद वहाँ पर सीवरेज का पानी भी आने लग गया। शिव भगवान जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो सीवरेज के पानी में रह रहे हैं। कई ऐसी अनहोनी चीज़ें, कई ऐसी जो कहा जाता है कि प्रशासन की अनदेखी कह सकते हैं, या फिर एक आम इंसान की मजबूरी, क्योंकि वो प्रशासन के आगे कुछ नहीं कर पाता। आपने कई किताबों में मंदिरों के बारे में और इतिहास के बारे में वर्णन किया है, बताया है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या कारण होता है इनके टूटने का, किस तरह से टूटता है? देखिए, हमारे यहाँ परंपरा एक तो ऐसी रही जो संरक्षित करती है, एक ये रही कि जो टूट गए या जो खंडहर हो गए, खासतौर से मूर्तियाँ, तो वो हम लोग उसको जल में विसर्जित कर देते हैं। बिल्कुल। आहड़ इतना बड़ा शहर, बल्कि आहड़ राजधानी रहा। आहड़ राजधानी, अंबा प्रसाद, शक्ति कुमार, ये जो 10th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है अपने पास अल्लट तक का, वहाँ ये लगभग 200 साल तक आहड़ नालंदा के बाद राजधानी रही। इसका मतलब एक बड़ा नगर था, बड़ा शहर था, और इसकी चर्चा इतनी बड़ी थी कि जो साउथ में जो चोल वंश है, चोल, राजेंद्र चोल, जिसकी अभी हमने 1014 में जिसका निधन हुआ, और हमने 2014 में उसकी 1000 सालगिरह एक तरह से अपना आयोजित की, वहाँ तक इस आहड़ का लोगों के साथ संबंध था। पंजाब का जो टक्क प्रदेश है, वहाँ इसकी चर्चा, वहाँ के व्यापारी यहाँ आ रहे हैं, और गुजरात में जो लाट प्रदेश है, बड़ौदा के आसपास का इलाका, वहाँ के व्यापारी भी यहाँ आ रहे हैं। यानी ये 10वीं शताब्दी तक, और जब 1274 चित्तौड़ का जो इंस्क्रिप्शन है जयद्र सिंह का, उसकी में मंडी के रूप में आहड़ का जिक्र है। यानी इतना समृद्ध इलाका है जहाँ से राजस्व मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण, अब बात हमारी ये रही कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ ठीक थी वो हमारे काम में आती रही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनको तो केवल जल विसर्जित ही करना। हमारे परंपरा, मूर्ति टूट गई, मूर्ति की आंखें टूट गई तो हम जल विसर्जित करते हैं, लेकिन नाखून टूट गए, कोई छोटी मोटी अंगुली में कोई छोटी मोटी चोट आ गई, लेकिन सर टूट गया, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, तो वो ऐसे कुंडों में डालना। तो जो आहड़ में 2 कुंड है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जिस आप दक्षिणी मंदिर की बात कर रहे हैं, जो पिछले साल जल जूलनी एकादशी तक तो था और अचानक गिर गया, उसके पीछे कारण यही था कि उसका कभी सर्वे नहीं किया गया कि ये इसको पीछे वाला जो पोर्शन है उसको ऐसे ही खड़ा किया गया। ये जो है, इसका पहला कंजर्वेशन महाराणा राज सिंह के समय में हुआ था। एक शिलालेख लगा हुआ है महाराणा राज सिंह के काल का, उसकी बिल्कुल प्रवेश द्वार का जो इधर का साइड है, वहाँ पे पूरी की पूरी एक छोटी सी पट्टी का भी शिलालेख है, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं दिया। और इनके पास केवल सूचना रहती है ये। अच्छा, पुरातत्व विभाग की भी एक सीमा है। पुरातत्व विभाग हम लोगों को एक विरासत को चिन्हित करता है कि साहब ये महत्वपूर्ण है, उसके साथ हम जनता का भी दायित्व कम नहीं है।
मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यदि किसी ने कह दिया कि ये कागज काम का है, तो जब अपनी माँ भी संभाल के रख देती जो पढ़ी हुई नहीं है, तो फिर हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, हमारा एक दायित्व है कि उसका बराबर चेतना, हम लोग सब उसके देखने आ रहे हैं, वहाँ पिकनिक करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, भ्रमण करने आ रहे हैं, पहलवानी करने आ रहे हैं, वहाँ हम ठाकुर जी को स्नान कराने आ रहे हैं ऊपर से, लेकिन उसके संरक्षण के लिए हम लोगों ने क्या कुछ प्रयास, हम साल में एक बार उसको देखते हैं, ये बार बार देखें, कुछ प्रयास करें। जहाँ किसी भी चीज़ की उपेक्षा होती है वहाँ पुरातत्व विभाग की भूमिका शुरू होती है कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं, तो वो हमें महत्व बताता है नहीं काम की है, लेकिन उनकी अपनी सीमा में, मैं उनकी सब सीमाओं को मैं जानता हूँ, वो क्या कर सकते हैं ये भी अपने को ध्यान है, नियम क्या है वो बदल ही नहीं सकते। आप देखिए इनके पास एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा तनेसर, उदयपुर से आप प्रसाद की तरफ जाते हैं तब पास में तनेश्वर महादेव है, वो तनेश्वर महादेव बाद के हैं, वो तनेसर इस मेवाड़ में मूर्ति कला का सबसे पुराना केंद्र है, जहाँ 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी तक मूर्तियां बनती रही और इस मेवाड़ में कई हिस्सों में गई। उस तनेश्वर में अब उस काल की एक भी मूर्ति नहीं। तो कई बार पुरातत्व विभाग के पास होते हुए भी लोगों की चेतना जब तक काम नहीं करेगी, ये हमारे काम की है, तो उजड़ जाती है। तो वहाँ मुझे कुछ, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ और मैं एक बात कह रहा हूँ, सारी सीमाएं ये तय है, लेकिन हम जनता यदि जागरूक है, जनता जहाँ जागरूक है, चरवेदी ऐसे कह दिया या जागृति सा निशा पश्चिते मुने यदि हमने कह दिया, तो जब जनता सोती है तब जो लोग जागरूक रहते हैं, या जब जो जागरूक लोग सोते हैं तब जनता जगती है। तो ये जो एक मुझे लगता है ये रिश्ता हम लोगों को तय करना पड़ेगा, भूमिका ये मेरे काम की है। दादाजी के पिताजी का नाम क्या था हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने संवाद बंद कर दिया है। नाना जी के पिताजी का नाम क्या था हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी संवाद स्थापित नहीं किया। तो ये जो एक हमारा संवाद बना रहे सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, धरोहर के साथ और उनके जानकारों के साथ, तो हम लोग उसका महत्व समझ सकते हैं। देखिए आप, एक छोटे से उदाहरण से मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। हम लोगों ने, हमारे घर में पानी क्या आ गया, हमने कभी बावड़ी की सफाई नहीं की। उस बावड़ी पर चलने वाला जो सबसे सुंदर रहट था, हमने उसकी परवाही नहीं की। दाऊ जी की बावड़ी, जहां मैंने चलता हुआ रहट खुद देखा, दाऊ जी की बावड़ी खत्म हो गई। इस उदयपुर में कितने रहट थे, रहट ही नहीं, बेलों से चलने वाले रहट ही नहीं, पांव से चलने वाली पावटियां भी हमारे यहाँ थी। ये जो अम्बेरी की बावड़ी है, जो आज बिल्कुल खुर्द-बुर्द हो चुकी है, वहाँ पर चलने वाले, पाँव से चलने वाले छोटे रहट का जिक्र शिलालेख में है, महाराणा मोकल के काल का, यानी 14th सेंचुरी, वो हम लोगों के पास है। ये सारा ज्ञान, तो यदि हमने कोई चीज़ की उपेक्षा कर दी तो वो खत्म हो जाएगी। उससे हमारी अपेक्षा बनी रहे, हमारा एक डायरेक्शन, ये जो भी कुछ एक संवाद उसके साथ बना रहे डायरेक्शन, तो मुझे लगता है वो हमें एक नई दिशा देगी। संरक्षण तभी संभव है जब हमारा उसके साथ लगाव, इस शहर के साथ हमारा लगाव हो। मुझे सुनील दत्त की वो लाइन याद आती है जब उदयपुर आए थे कि ये पानी और पहाड़ों का शहर, ये पर्यटकों का शहर, ये हमारे लगाव का शहर। तो ये जो लगाव है हमारे पास, देव साहब कहते हैं ना गाइड में, जब उनको वहीदा रहमान कहती है राजू तुम मुझे कहाँ ले आए, तो वो जो हमारे पास बोहरवाड़ी थी छोटी सी, जो घंटाघर के पास थी, बोहरवाड़ी कहाँ गई, उस गाइड पिक्चर में दिखती है। तो अपने को उदयपुर लोग आज भी गाइड देखते तो कहते हैं कि ये बोहरवाड़ी, ये कभी उदयपुर में हमारे दादाजी बैठते थे, हमारे पास कहाँ। एक भी चीज़ हम लोगों ने, केवल हम नए विकास के नाम पर सब करते रहे, लेकिन पुराना जो एक शहर, जड़ियों की ओर, हम लोगों को तो ये तक, मुनीष जी कितना बड़ा हम लोग ये संवाद नहीं करते हैं एक चीज़ के साथ। इन दिनों में जब ये कोरोना आ गया था, तो जो वो इलाका है कांजी का हाटा, तो लोगों ने कैसा झूठा मैसेज चलाया कि वहाँ पर कांजी जमती थी और उसमें हाटा पैदा हो जाते थे। उनको पता नहीं है कि वो कांजी भटनागर का बसाया हुआ इलाका था। कितनी बड़ी हम लोग असत्य, जिस मीडिया का हम लोग सबसे सुंदर प्रयोग कर सकते हैं, उसका हम कैसा प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे संवाद की भी एक कमी, और कैसा संवाद हम लोग कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। मुनीष सर, इसी संदर्भ में मैं आपसे इसी प्रश्न को दोहराऊंगा कि कैसे इसे संरक्षित किया जाए,
प्रशासन क्यों आंख मूंद के बैठा हुआ है और अपने कार्य को सिर्फ इतिश्री करने में लगा हुआ है? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? क्या कारण है? एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को इस बात का ज्ञान ही नहीं, आभास ही नहीं है कि संरक्षण होता क्या चीज़ है। जब तक आप किसी चीज़ का महत्व नहीं जानोगे, उसके महत्व को समझोगे नहीं, उसको संरक्षित क्या करोगे? आप आयन नदी के महत्व को समझोगे तब तो उसको संरक्षित करोगे। अगर महत्व समझा होता तो क्या आप उसमें इस तरह से सीवरेज लाइन डालते? पिछोला और फतेह सागर के अंदर आप सीवरेज डालते, उसके अंदर खुदाई करते? अभी चंद दिन पहले खुदाई की है आपने वहाँ पे, उसके अंदर की वो चीज़ बिगाड़ दी है आपने। फतेह सागर के यहाँ पे खुदाई करके आपने उसके नीचे का एरिया स्वरूप बिगाड़ दिया आपने, मोती मगरी का स्वरूप बिगाड़ दिया आपने, पीछे का एरिया का आप देखिए जाके। आप जितने मंदिर हैं उदयपुर के आसपास, मंदिर की बात कही आपने, मंदिरों देवस्थान विभाग से पूछिए ना जाके कि कितने मंदिर उदयपुर के संभाल के रखे हैं उन्होंने और क्या कर रहे हैं वहाँ पे। देवस्थान के पास तो पूरी संपदा है पूरे देश की, क्यों नहीं राजस्थान की जो महत्वपूर्ण संपदा है उसको संरक्षित करने के लिए आम आदमियों का सहयोग ले? जुगनू जी जानते हैं कि किस मंदिर का क्या महत्व है। क्यों नहीं एक कमेटी बनाई जाती शहर के स्वरूप को, जो अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं? क्यों पत्रकारों से बात नहीं की जाती इसके लिए, जो जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किए हुए लोग हैं, पुराने जो हमारे से भी जो ओल्ड एज के लोग हैं, विष्णु जी जैसे लोग हैं जिन्होंने शहर के अंदर पैदल भ्रमण करके एक एक गली नापी है, उनसे पूछो तो सही एक बार, उनको साथ बैठ के बात तो करो। कौन बात करता है आज? किस नेता को जरूरत है इन लोगों से बात करे आके? आज तक चुनाव के टाइम पे नेता आते हैं, बात करके चले जाते हैं, इन मुद्दों पर आज तक कब बात हुई? ये तो ठीक है आपने एक मुद्दा उठा लिया, टीवी पे आ जाएगा, बात चल जाएगी, मगर जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उस पर कहाँ बात हो रही है? अगर आप छापते हो, बोलते हो तो कहता आप विकास के विद्रोही हो, आप विकास नहीं चाहते। अरे भाई विकास कौन नहीं चाहता? विकास इतिहास को मारकर नहीं हो सकता, इतिहास को जिंदा रखना भी जरूरी है। इतिहास हमें बहुत कुछ देता है। विकास करने के लिए आर्ट्स पास बहुत एरिया है, करो ना, आप विकास करो, सिस्टमेटिक विकास करो, मगर वहाँ तो वो ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर अंधाधुंध जो इतिहास की धरोहर है उनकी 12 बज गई है, पूरी हालत खराब हो गई, परकोटों की हालत खराब है, मंदिरों की हालत खराब है, उनका संरक्षण नहीं हो रहा। जिस मंदिर में बैठकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, सामने देखिए वो टूटा हुआ है सामने, वहाँ संभालने के लिए आ गए कि 500 फीट के अंदर कैसे आप निर्माण कर रहे हैं, और उसके सामने जो धंधा सेटों के निर्माण हो रहे हैं उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। सामने बड़े बड़े होटल हैं, उनके ऊपर किस तरह की हालत है, सड़क खोद के नीचे निकाल दिया आपने, मना किया गया, उसके बाद भी घालमेल हो गया सब कुछ। आप किस किस मुद्दे पे बोलोगे? धरोहरों का संरक्षण, ये नीलकंठ महादेव की कितनी जमीन चली गई पता है आपको? आप ले सकते हो वापस आज? किसी में ताकत है? कौन कोर्ट के अंदर धक्के खाएगा, बोलेगा और धक्के खाएगा? संरक्षण करना बहुत जरूरी है। सामने नीमच माता का मंदिर कितना पुराना मंदिर है, अब आज ये नए स्वरूप में आ जाएगा, लोग भूल जाएंगे इसके पुराने स्वरूप। हर पिक्चरों में ये आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। करणी माता का मंदिर, उसका एक अलग स्वरूप था, आज वहाँ अलग स्वरूप हो गया। दूध तलाई अलग स्वरूप हो गया, दोनों साइड जो तालाबों की है अलग स्वरूप में आ गई है। हमारे परकोटों के स्वरूप खत्म हो गए हैं, क्या उनको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बनाने की कोशिश होनी चाहिए। पैसा है, सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं तो चाहूँगा कि एक ऐसी कमेटी बने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की, पत्रकारों की। जुगनू जी आप इतिहास के लोग हैं, इतिहास को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप एक कमेटी बनाइए 25 आदमी की, 50 आदमी की, हर एक आदमी को एक एरिया दीजिए। वो उस एरिया में जो बावड़ियाँ हैं, आज बावड़ियों की हालत देखिए, डॉक्टर पीसी जैन पानी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मगर जो हमारे जो मूल स्वरूप है जहाँ पानी आता था, आयड़ में बहता था, क्यों गायब हो गया? क्यों उनमें रुकावट आ गई? उसमें बोलने वाला कौन है? कोई नहीं बोल रहा उसके ऊपर, क्योंकि हमने जो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर दिए प्रवाहों के, उसकी वजह से जो निर्बाध रूप से पानी आता था वो खत्म हो गया। सिसारमा से आने वाला पानी, सिसारमा का मंदिर रामकाल का मंदिर है, गलत नहीं कह रहा, राम
जब गए थे तब यहाँ से सिसारमा कौन जानता है इस बात को? किसने इस बात को आगे बढ़ाया सिसारमा के मंदिर को लेकर? आप यहाँ चले जाइए रेलवे स्टेशन राणा प्रताप नगर के बाहर लोगों के अंदर एक मंदिर है शिव जी का, इतना पुरानी 100 साल पुराना मंदिर, जब लोगों बना था उस समय स्थापित हुआ था, और एकलिंग जी से वो आया हुआ मंदिर है। आज देखिए उसकी हालत क्या हो गई, दारू की बोतलें मिलती हैं उसके आसपास, बिजली मांगने गए तो बिजली नहीं मिल रही लोगों को, वहाँ पे एक बल्ब लगा सके, मना कर दिया गया। क्यों? इतने ऐसे मंदिरों की अगर ये हालत होगी तो कैसे काम चलेगा? प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखी तो कर ही रहा है। जैसे हम सूरज पोल की बात करें, आप दोनों से मेरा ये सवाल बनता है। सूरज पोल पहले बहुत छोटा था लेकिन बहुत सुंदर और बहुत खुला खुला सा था। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर उस सूरज पोल चौराहे को बड़ा कर रहे हैं, रोड छोटी कर दी है, और अभी बहुत पुराना है जहाँ पर DYSP कार्यालय बना हुआ है वो अचानक रात को गिर गया। जब इसके ऊपर जानकारी करना चाहा, पता लगाना चाहा, तो सूत्रों से ये पता लगा, और बहुत सटीक सूत्रों से पता लगा कि ठेकेदार ने कहा कि अगर मैं इस पर छेनी हथौड़ी भी चलाऊंगा तो ये गिर जाएगा। इसको अनदेखा करते हुए भी इसे छेड़ा और वो गिर गया। वो सवेरे गिरा 4 बजे करीब, उस वक्त कोई जनहानि नहीं हुई। अगर वो दिन में गिरता तो वहाँ बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी पात बिछा कर वहाँ सामान बेचते हैं, ठीक है। बहुत से पुलिसकर्मी उसी के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं, कुछ भी हो सकता था। जब महापौर साहब से बात की गई तो बोले कि हमने इंजीनियरों से, हमने विशेषज्ञों से राय ली है, ये धूजने के कारण गिर गया है। तो ये धुजाई क्यों? हमारे यहाँ ना तो मैं आपको कारण बताता हूँ, ना तो भूकंप आता है, तो वही जानना चाहिए। मैं आपको आज पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जेसीबी पूरे शहर में चल रही है, नाले खोद दिए गए पूरे अंदर से। तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था उदयपुर का वो तो हिल चुका है अंदर से। आज जो चट्टानों की हालत है, जिस तरह से जेसीबी चली है शहर के अंदर, तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर था जमीन का वो तो नीचे से हिल गया ना काफी कुछ। आज सूरज पोल के अंदर जो मेन नाला होता था वो पक्का जमीन नहीं थी, कच्ची जमीन थी, और जहाँ भी वो जेसीबी चल रही है तो धूजन तो आएगी ना। जेसीबी पूरे शहर में चल रही है, किस एरिया में नहीं चली, हर गली में चली है। जब आप इस तरह से जेसीबी चला रहे हो तो क्या होगा? धूजन तो आएगी, नींवें तो कमजोर होंगे। ये तो ठीक है, अभी आपको जो दिखती हुई नजर आ रही है, घरों के अंदर की जो आने वाले समय में जो हालत होने वाली है वो देखिएगा आप। उनसे जो नींव हिल रही है नीचे की, उसका अंदाज देखिएगा आप। ये अभी आज नहीं पता लगेगा, आने वाले समय में पता लगेगा ये नींवें कितनी हिली शहर की। बहुत कुछ अभी सिस्टमेटिक जो होना चाहिए था वो सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। इस पर चर्चा और होनी चाहिए कि क्यों इस तरह के विकास के नाम पर हम पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। और भी तरीके हैं, और भी रास्ते हैं जिससे हम इसको संरक्षित कर सकते थे, मगर क्योंकि हम इतना आगे निकल गए हैं, हम सुनना नहीं चाहते, किसी बात को दबा दिया जाता है, खुली चर्चा नहीं करना चाहते। और खुली चर्चा के नाम पे अगर आपकी अपोजिशन होता है तो आप कहते हो यार ये तो विद्रोही है। विद्रोही नहीं है, कोई भी आदमी विद्रोही नहीं है। आप भी विकास चाहते हैं, मैं भी विकास चाहता हूँ, वो भी विकास चाहते हैं। विकास एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए कि हम हमारे जो पुरातत्व है उसको ही खत्म कर दें। हायर सभ्यता को हमने खत्म कर दिया पूरी तरह से। अभी निकला था उसको संरक्षित कर सकते थे, रास्ते तो और भी निकल जाते हैं, मगर हायर सभ्यता कहीं पैदा कर सकते हो आप तो बता दो, दोबारा पैदा हो सकती हो तो। रास्ते तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, और भी जगह मिल जाएंगी आपको शहर में, विकास के लिए और भी जगह मिल जाएंगी आपको, मकान और भी बन जाएंगे, मगर कोई इंसान वापस हायर सभ्यता को पैदा करके दिखा सकता हो तो बताएं मुझे। जुगनू सर, मेरा एक बहुत बड़ी बात आपने बोली थी, बहुत अच्छी बात कह दी थी मुझे भरत जी। मैं मतलब समझ चाहता हूँ इस बारे में, थोड़ा सा ये भी एक ध्यान चाहता हूँ कि मुझे भारत में नाली का जो सिस्टम है ये सिंधु घाटी सभ्यता से हमें विरासत में मिला है। लगभग 4 से लेकर 6,000 साल पुरानी हमारे यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था है। हमारी जो आयड़ सभ्यता है इसने जल की निकासी की अपनी एक परंपरा शुरू की थी, चक्रकूप बनाने की। वो अभी भी है हमारे यहाँ। थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया तो उसको आगे ले जाएंगे, वो उधर सूखता रहेगा, तब तक हम इधर एक नया खड्डा बना लेते हैं, उसके ऊपर एक हांडी से रखते रखते उसको बढ़ाते रहते हैं वो। और इतना पानी हम लोग
खराब भी नहीं करते हैं, पानी की कीमत समझते हैं, क्योंकि घी ढुल जाए तो मतलब चिंता नहीं, लेकिन पानी नहीं ढूंढना चाहिए। ये राजस्थान की अपनी परंपरा भी है। आप देखिए पानी हम घर में ले आए, नुकसान हो गया सबसे ज़्यादा हमारी परंपराओं का। तो जो नाली के नाम पर जो कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट खर्च किया, नो डाउट ये बहुत दूरदर्शिता रही होगी, लेकिन इससे कम खर्चे में नालियाँ बन सकती थी। जितना खर्चा इसको हम लोग अभी तक तो पता ही नहीं क्या होगा, है ना, कितनी लंबी योजना है मालूम नहीं है हमने को। लेकिन हाँ, ये जो हम जो अभी लाइनें बिछाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड करके, जिसके नाम पर हम खोदे जा रहे हैं, उससे कम तो हम कम खर्चे में हम नालियां बना सकते थे, बढ़िया बना सकते थे, कितने लोगों को स्थायी रोजगार दे सकते थे, कितने जनों को, यानी कितने लोगों को। उदयपुर जो पहाड़ों का शहर है, ऊपर नीचे है, बिल्कुल समतल नहीं है, उसमें इस तरह की चीज होना एक बड़ी आश्चर्य की बात है। और किसी तरह से अब जिस तरह से अब इसका स्टोरेज कैसे होगा, कहाँ से रीबैक होगा, कैसे क्या होगा, बहुत से प्रश्न अभी तो पैदा हैं, मगर उनका जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। एक दूरदर्शी हमारे पास हों और वो सब इन चीज़ों पर गौर करें। उदयपुर का अपना एक सीवरेज से लेके सारे प्रकार का जो जिसको मतलब एक प्रणाली कहते हैं शहर के, पारिस्थितिकी से लेके सारी प्रणाली, एक ऐसा व्यक्ति मार्गदर्शन करने वाला है या एक ऐसी टीम मार्गदर्शन करने वाली है जो पेड़ लगाने से लेके पेड़ के उजाड़ने तक की चिंता करती है। हम लोगों को ये ऐसे स्थायी महत्व के काम और स्थायी राय देने वाले लोग, सरकार क्या नहीं चाहती, सरकार चाहती है बस हम लोगों को अपने अपने इरादे अच्छे हो जाए। आप दोनों से एक प्रश्न बनता है, जैसा कि आपने सीवरेज के बारे में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना अनुभव भी रखे, तो मैं बात करूंगा अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के यहाँ की। यहाँ पर सीवरेज की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन की टीम आ गई और से उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट को मरम्मत कर चुके हैं, कई बार उसी पॉइंट को मरम्मत किया। अब होता यह है कि कुछ दिन तक वो मरम्मत सही चलती है, लेकिन वापस रिवर्स में पानी उस होल से आने लगता है। वहाँ पर सभी तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं और भी रहते हैं। उन लोगों का ये, हम पत्रकारों से ये प्रश्न बनता है कि साहब हम जाएँ तो जाएँ कैसे? रोड हम पार नहीं कर सकते, हमारा जो पाक महीना आता है रमज़ान, उसमें हम जूते लेके घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो सीवरेज का पानी है। क्रिश्चियन बोलता है कि मैं यहाँ से जब निकलूँ तो मैं चर्च में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे जूते बाहर खोलने पड़ते हैं क्योंकि उसमें सीवरेज लग जाता है। एक हिंदू परिवार का आदमी बोलता है कि साहब मैं घर के अंदर जूते नहीं ले जा सकता। अगर हम ये सब चीज़ें बाहर करें तो असामाजिक तत्व या फिर कोई जानवर हुआ, वो हमारे इन चीज़ों को चुरा ले जाते हैं, या तो जूते चुरा ले जाते हैं या चप्पल चुरा ले जाते हैं। संबंधित पार्षद से भी बात की तो मौका ये स्थिति बता पड़ रही है कि भाई उसे रिपेयर तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक कमी कहाँ है वो सीवरेज का कोई भी इंजीनियर नहीं बता पा रहा है। तो आपका जो ये सुझाव था, जो नालियाँ बनती वो तो फिर भी सामने नजर आ जाती, तो ऐसे कई बीमारियां हैं सीवरेज के अंदर जो सामने आती जा रही हैं, ये कैसे ठीक होगी? ये सामने आ रही है, सामने आ रही है और ये आती जाएगी और अपने को सच में कभी पता नहीं चलेगा। जो यहाँ के मनुष्य बहुत ध्यान दीजिएगा कि उदयपुर में जब दुनिया में पहली बार जिलों को जोड़ना संभव हो सकता है, दुनिया में जिलों को पहली बार जोड़ने का सिलसिला उदयपुर से मिला है ना। दुनिया को देन है भारत में, सब जिलों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, इसी पैटर्न में बाद में नदियों को जोड़ने का एक जो कंसेप्ट दिया। आप देखिए तो यहाँ के लोग अंडरग्राउंड पानी दूध तलाई से कैसे कमल तलाई तक आ जाता था। बहुत बड़ी बात, यही बात मैं अभी आने वाला था इस पे। ये जो इंजीनियरिंग थी यहाँ आप देखिए, यहाँ के महल में सबसे ऊंची चोटी पर नीम का पेड़ कैसे खड़ा हुआ है। लोग यहाँ के शिल्पकार जानते हैं। साइफन चौराहे लीजिए, आप भूल सकते हो साइफन को, पानी कैसे आता है साइफन का, नीचे से, बिल्कुल एक नई तकनीक है वहाँ की। सबसे ज्यादा प्रयोग किसी रियासत में हुआ तो वो इस राजधानी में हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीजों को फॉलो, बल्कि उनका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। हम लोगों को एक बहुत अच्छी, हम लोग पत्रकारों का एक जो अवदान कह सकते हैं, या हमारे अपने, मैं भी यही रहा हूँ। तो लेकिन आप देखिए हम लोग अपने अनुभवों से प्रशासन को, नगरवासियों को या बेहतरीन लेख से हम लोग एक जन जागरण तैयार कर सकते हैं जिसमें वो इस शहर के स्वरूप के लिए एक प्रयास, जो अभी आपने कहा
वो बहुत बड़ी बात है उसका, और उसका इलाज वो लोग जानते हैं, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अम्बागढ़ कच्ची बस्ती के वो लोग। सर जैसा कि आपने इतिहास में कई किताबें लिखी हैं, मंदिरों को बहुत करीब से देखा है, मेवाड़ के इतिहास को बहुत करीब से देखा है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं, जैसा कि आपने कहा दादाजी, परदादा जी, नाना जी, उनके पिताजी, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मंदिरों को पूजा है, वो मंदिर कहीं ना कहीं अब लघु शंकाओं की दिशाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जगदीश चौक से अपन सिटी पैलेस के लिए तरफ जाते हैं, तो एक छोटी सी गली है, आगे प्याऊ बना हुआ है, उस गली के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहाँ लोग लघु शंका करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो दबी भी हैं, हम उसे इसलिए नहीं लिख पाते। एक पत्रकार उसके लिए लिखने पर इसलिए सोच विचार कर लेता है कि कहीं ना कहीं वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। अगर ये लिखा जाए कि भाई मंदिर के आगे कर रहे हैं लोग लघु शंका, तो कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, तो वहाँ मजबूरी हो जाती है। जनता तो ध्यान दे रही है, पत्रकार भी ध्यान दे रहे हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों से मेरा प्रश्न होता है कि क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं देती? आप जैसे वरिष्ठ इतिहासकार, आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन देंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी रास्ता ज़रूर निकलेगा। भरत जी, आपने शहर के परिप्रेक्ष्य में ये बात पूछ ली है, और यहाँ सिर्फ आपने एक मंदिर का उदाहरण दिया है, और इसी उदयपुर जिले में एक कानौड़ गाँव है जी, कानौड़ के आगे गांव है बलीचा। उस बलीचा में 52 मंदिर रहे कभी किसी जमाने में, बल्कि और भी, वो तो 360 मंदिर कहते हैं, लेकिन माना कि 25 ही हुए, वर्तमान में उसे खंडर है। वो मंदिर इसी के केंद्र बने हुए हैं। मैं ये बात 91 की कर रहा हूँ, जब मैंने आंखों से देखा है। लेकिन इसमें दोषी जनता ही है। प्रशासन बोर्ड लगा सकती है, लोगों को बिठा सकती है, जो भी कुछ अपन कार्रवाई कर सकते हैं सब कर सकते हैं, लेकिन एक चेतना की जिस देवत्व का यदि हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, दूसरा तो कोई आने से रहा। जिस आप गढ़िया देवरा की बात कर रहे हैं, है ना, गढ़िया देवरा है, आगे सब चल रहा। कितने सारे मंदिर हैं, एक उसी स्थान पर आपने कभी उस मंदिर को नोटिस नहीं किया होगा, वो मंदिर तो नीचे रह गया है और हमारे रहने का जो स्थान है वो उससे ऊपर हो गया है। उस मंदिर की जो छत है उसके ऊपर हमारा वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मंदिर छत नीचे है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कितना सारा कहा हुआ है कि हमारा घर मंदिर के बराबर लेवल का नहीं होना चाहिए, मंदिर की छाया हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि घर की छाया मंदिर पर नहीं पड़े। इसको इस रूप में लिखा हुआ है कि ऐसा करना एक सबसे भयानक दुष्कर्म है। ये उस देवत्व के प्रति, देवत्व से भी बड़े हो गया। जगदीश मंदिर के बराबर हमने क्या कौन सी बिल्डिंग नहीं बनाई है, और उन लोगों की हालत भी देख लीजिए आप जिन्होंने किया। हम कितने कुछ अभिमान से बात करते हैं, लेकिन उनकी हालत देख लीजिए, उनका स्वास्थ्य देख लीजिए, उनका मन की मानसिक दशा देख लीजिए, आने वाली पीढ़ियों की भी दशा देख लीजिए। हम ये कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन नियमों को हमें जानना चाहिए कि यदि हम देवत्व के सामने, हमारे यहाँ कितने सारे नियम है, हम कभी किसी सूर्य के सामने भी हमें लघु शंका की मनाही कर रखी। हमारे यहाँ दिशाएं तय है, पूर्व में कब बैठेंगे और उत्तर या दक्षिण दिशा में कब बैठेंगे। माना कि हमारे घर में बनने वाले लेट्रिन्स में वो परंपराएं तोड़िए, लेकिन कम से कम हम उन नियमों को जाने तो सही। ये बहुत संस्कारों की बात है भरत जी, हमारे पास ये संस्कार होने चाहिए कि हम सम्मान देंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। हमें कम से कम ये करना चाहिए। उन्हीं सर, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या मेरा तो एक सामाजिक सौहार्द कायम करने के लिए जो आसपास के जो निवासी हैं उन सबको एक कमेटी बनाकर उनके से चर्चा करनी चाहिए कि ये इस तरह के जो कृत्य वो अच्छे नहीं माने जाते, एक सभ्य समाज के लिए उचित कदम नहीं है। क्योंकि मंदिर हुए, गुरुद्वारे हुए, मस्जिदें हुई, चर्च हुए, ये सब आपको डिवाइन की तरफ ले जाते हैं, आपको उस लोक की तरफ ले जाते हैं जहाँ से आपको शांति प्राप्त होती है। चाहे किसी भी समाज का कुछ हो, आपको शांति देने के लिए एक स्थान है वो। अगर कोई भी किसी तरह का, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, उसकी मर्यादा को तोड़ते हैं, तो वो चीज़ आपको, जो भाई साहब ने कहा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, चाहे मानसिक रूप से पहुंचाए, आपके शांति को पहुंचाए, कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन चीज़ों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है।
बहुत अच्छे से संरक्षण होना चाहिए, लोगों की कमेटियां बननी चाहिए, लोगों की कमेटियों के अंदर ही पावर दी जानी चाहिए कि वो उसको संरक्षित करें, वहाँ पे इस तरह के कृत्य ना हो। जितने भी मंदिर है, मैंने भी उदाहरण दिए जैसे रेलवे स्टेशन का, बिल्कुल वहाँ भी यही हालत थी जो आपने चर्चा की है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के ऊपर है। राणा प्रताप नगर स्टेशन का अब तो स्वरूप बदल गया, पुराना मीटर गेज होता था तो लोगों को बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पे इस्टेब्लिश मंदिर था। आज की हालत में वो भी एक उदाहरण है। अभी आप कल जो सुंदरवास में एक बावड़ी की बात कर रहे थे है, वो भी एक उदाहरण है कि लोग जानते थे कि नहीं है। अभी एक वो मैडम बता रही थी कि ये एक बावड़ी यहीं पे है अपने ये जो मिशन कंपाउंड के अंदर बीच है। अब इस तरह की जो बावड़ियाँ हैं, जगह हैं, वहाँ कौन जाता था? लघुशंका कभी जाता है किसी बावड़ी के? कोई कभी लोग नहीं जाते थे, उनको संरक्षित करते थे, उनका दिए लगाते थे, शाम के टाइम पे पूजा करते थे। हमारे यहाँ परंपरा रही है। दिवाली पर पहला वो दिया वही लगता था, दीपदान वहीं पे होता था, जलस्थान के ऊपर होता था। तो हम अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह की है, हमारी पूजा पद्धतियों में क्यों इस चीज़ को अपनाया गया। आज नई संस्कृति आ गई है तो उसमें लोग जानते ही नहीं है, अलग तरह की दुनिया में चले गए। उनको वापस अपने इतिहास की तरफ लाना होगा। हमें इस ज्ञान को, जो हमारा अमृत है, जो बहुत मुश्किल से इस देश में प्राप्त हुआ है, जो दुनिया को एक ज्ञान दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, उसको पुनर्जीवित करना होगा। और उसमें ये मंदिर, शिलालेख और ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है और यही इतिहास आगे बढ़ाएंगी। इनको संरक्षण बहुत जरूरी है। यदि हम सोच लें तो इस शहर का बेहतरीन विकास, बेहतरीन भविष्य हो सकता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमाचल से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं और मेरे सीने में से, या मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में से हो गई भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उदयपुर आपने देखा कि दो दिग्गज पत्रकार जो कि काफ़ी अनुभव रखते हैं, आप 40 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं, आपने कई इतिहास में किताबें लिख दी हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई क्षेत्र हैं जो कि मैं अगर अब एक बार वापस बोलूँ तो मुझे फिर शायद वो कागज़ उठाना पड़ेगा। इतना कुछ आप कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है धरोहर को लेकर। स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, आपका अनुभव भी ये कह रहा है कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, आपका अनुभव भी कह रहा है स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। पूरी जनता स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है, लेकिन धरोहर को मारकर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, धरोहर को नुकसान पहुंचाकर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ बैठे हैं, मुनीष सर और जुगनू सर, इन्होंने ये कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना हमारा आज का विषय है, धरोहर बचाओ। कि कहीं ना कहीं जो उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है, पहाड़ों का और झीलों का नगर कहा जाता है, लोग यहाँ पर पर्यटक सिर्फ इसीलिए आते हैं कि हमें उदयपुर के पहाड़ देखने हैं, उदयपुर के पोल देखने हैं, उदयपुर के महल देखने हैं, उदयपुर की ऐसी विरासतें देखनी जो हमने नहीं देखी। आपने जैसा कि बताया कि आप विदेश यात्रा भी गए हैं, कंबोडिया जैसे शहर का इन्होंने नाम लिया, देश का नाम लिया, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है उन्हें दिखाने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है। तो प्रशासन से यही कहा जाता है, एक बार यही हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि विरासत को मद्देनजर रखते हुए, धरोहर को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले उनका रख रखाव करें, फिर उसके बाद कहीं स्मार्ट सिटी का अपना जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। एक बार फिर दोनों पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे फिर एक बार मेरी गुजारिश है कि जाते जाते प्रशासन को आप क्या राय देना चाहते हैं इस धरोहर बचाओ कार्यक्रम के ऊपर, आप ये बताइए। जी सर बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि हजारों कारवां गुजरे, हजारों बस्तियां उजड़ी, मगर शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। यदि हम कुछ दे गए तो याद करेगा जमाना, क्योंकि दो ही चीज़ याद रखी जाती है, या तो गीतड़ा के तो राखे गीतड़ा के राखे भीतड़ा, या तो हम कोई ऐसा साहित्य रच जाएं या फिर कोई ऐसा निर्माण की एक नज़ीर लिख जाएं तो लोग हमें याद करेंगे कि वो आदमी ऐसे थे। ये उदयपुर याद रखिएगा, ये उदयपुर एक ऐसा शहर है
जहां बाहर से आने वाले पर्यटक हो, चाहे तीर्थ यात्री हो, या बल्कि भूले भटके यहाँ से गुजर जाने वाले लोग हों, वो कहते हैं कि साईं करे परे बड़ा तो जगपत रे दरबार। यदि भगवान हमें कबूतर भी बनाए तो इस उदयपुर के शहर का बनाना मेरा तो भाई ये मानना है कि जो भी बात निकल के आया वो सर्वसम्मति से निकल के आया, क्योंकि अगर सर्वसम्मति नहीं होगी तो फिर हर एक दूसरे की राह में रोड़ा डालता है। तो यहाँ के जो महाराणा हैं, यहाँ के जो ठाकुर लोग हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो राजनेता हैं, इंजीनियर्स हैं, पत्रकार हैं, इन लोगों को एक बार बैठकर पुनः सोचने की ज़रूरत है कि हम इतिहास को उदयपुर के किधर ले जा रहे हैं। एक बहुत ज्वलंत समस्या आपने उठाई है और ज्वलंत समस्या का समाधान एक आदमी के हाथ में नहीं है। ये जितने नाम मैंने लिए इन सब का ये दायित्व है कि वो सामने आए, स्वेच्छा से सामने आए और उदयपुर को बचाएं। उदयपुर का संरक्षण, उदयपुर का बचाव, उदयपुर का नया स्वरूप किस प्रकार का हो, इस पे खुली बहस होनी चाहिए। संरक्षण मिलना चाहिए इतिहास को, संरक्षण मिलना चाहिए यहाँ की पुरानी चीज़ों को, संरक्षण मिलना चाहिए यहाँ के तालाबों को, बावड़ियों को, यहाँ को पुरानी संस्कृति को, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। यहाँ के खान पान को, वो स्टाइल को, उस पहनावे को। आज वो पहनावा खत्म हो गया उदयपुर से, लोग पहचानते ही नहीं है वो पहनावा उदयपुर का। वो चलने का ढंग, वो तांगा स्टैंड, वो लोग, वो पुराना शहर के परकोटे, जो दिए लगते थे शाम के टाइम पे, दरवाजे बंद हो जाते थे शहर के, वो सब चीज़ें बंद हो गई। तो उस स्वरूप को लाने के लिए चाहे उसकी एक झलक ही पैदा की जाए, वो अनोखी झलक होगी इस शहर को, इतिहास के लिए अनोखी झलक होगी, लोग तरसेंगे उसको देखने के लिए। और हो सकता है कि वो झलक यहाँ से ले जाके बाहर विदेशों में काम आए, क्योंकि विदेश आती ही इसी। तो मेरा तो एक इसके लिए बहुत तन मन धन से ज़रूरत है, लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है और इसके लिए सतत प्रयास की ज़रूरत है। तो उदयपुर हमारे साथ ये दो वरिष्ठ पत्रकार हो जिन्होंने आज धरोहर बचाओ विषय के ऊपर अपने अनुभव साझा किए हैं। हम और भी इस तरह के विषय जो उदयपुर से जुड़े हुए हैं उनको आपके पास लेके आएंगे। एक बार फिर हम इस आज की जो विषय है इससे माध्यम से ये कहना चाहते हैं उदयपुर प्रशासन को कि चिकना घड़ा बन के अपनी उस प्रवृत्ति को न दोहराएं कि साहब हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पुरानी धरोहर को हम ध्यान नहीं देंगे। आपका सबसे पहला जो कर्तव्य रहता है वो पुरानी धरोहर जो उदयपुर जिस नाम से जाना जाता है उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमारा आज का विषय इसी बात को लेकर यहीं समाप्त होता है। हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार।